Friends, welcome again to my channel COVID-19 tutorials by Advocate Mamta Gowda। आजकल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको कंसिडरेशन का लेसन पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट कंसिडरेशन। Consideration is one of the essentials of a valid contract. An agreement without consideration is void. अब definition क्या दी हुई है consideration की? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something, such an act or abstinence or the promise is called the consideration for the promise। अब valid consideration क्या है? Consideration is to be given at the desire of the promisor, ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? The consideration to be given by the promisee or any other person। थर्ड क्या है? Consideration तीन तरह की होती है, past, present और future। फोर्थ, there should be some act or abstinence or promise by the promisee which constitutes consideration for the promisor। First point क्या है? Consideration only at the desire of the promisor। It is essential that the consideration must have been given at the desire of the promisor rather than merely voluntarily or at the instance of some other party या third party। अब एक दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस था। इसमें कलेक्टर के कहने से प्लेंटिफ्स ने कुछ कंस्ट्रक्शन, एक मार्केट में शॉप्स की कंस्ट्रक्शन करी। तो जो एक डिफेंडेंट था उनमें शॉप्स में से एक शॉप जो था वो डिफेंडेंट्स द्वारा ऑक्यूपाई की गई। तो डिफेंडेंट्स ने कहा कि जो हमारी सेल होगी उसमें से कुछ परसेंटेज मैं आपको कमीशन के रूप में दूंगा। बाद में डिफेंडेंट्स ने डिनाई कर दिया वो पैसे देने को। तो प्लेंटिफ्स ने उनके ऊपर केस किया, पर डिफेंडेंट्स ने क्या कंटेंट किया कि आपने ये जो शॉप्स है वो कलेक्टर के कहने से बनाई हैं, हमारे कहने से नहीं बनाई, और हमारे ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि पहले कोई वैलिड कंसिडरेशन उनके बीच में थी ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म होगा। सेकेंड क्या है? कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। Consideration may be given by the promisee or any other person. There is a possibility that consideration for promise may move not from the promisee but a third party who is not a party to the contract। एक चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस था। इस केस में एक ओल्ड लेडी होती है जो अपनी एस्टेट अपनी डॉटर को दे देती है और डायरेक्शंस साथ में क्या करती है कि आप 653 रुपीज एन एन्युटी आप मेरे ब्रदर को दोगे। तो जो उसकी डॉटर होती है वो प्रॉमिस कर लेती है ए के ब्रदर के साथ तो कि ठीक है कि मैं अपने मदर की डायरेक्शंस के मुताबिक आपको एन्युटी दूंगी। पर बाद में जो डिफेंडेंट होती है उसकी डॉटर होती है वो देने से मना कर देती है। वो कंटेंट करती है कि प्लेंटिफ्स themselves had furnished no consideration and they had no right of action। पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा that in this agreement between the defendant and the plaintiff the consideration has been furnished by the defendant's mother and that is enough consideration to enforce the promise between plaintiffs and defendants। नॉर्मली क्या होता है कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को सू कर सकती हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं? फर्स्ट है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक केस है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। इसमें बॉय के फादर और गर्ल के फादर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ शादी कर लेती है तो मैं उसको खर्चाए पानदान दूंगा, मतलब कि पिन मनी। और उसके लिए उन्होंने सर्टेन प्रॉपर्टी हैड बीन सेट असाइड बाय द डिफेंडेंट, और वो कहते कि इसमें से जो इनकम होगी उसमें से मैं आपकी बेटी को अलाउंस दूंगा।
वो लड़की ने डिफेंडेंट के बेटे के साथ शादी कर ली। बाद में डिफेंडेंट ने उनको खर्चाई बांधन देने के लिए मना कर दिया, तो ये लड़की ने फिर उनको स्यू करा, पर डिफेंडेंट्स ने ये कंटेंशन ली कि यू वर नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फादर के साथ हुआ था। पर वो लड़की ने कहा कि ये मेरे बेनिफिट के लिए था और ये ट्रस्ट ऑफ कंट्रेक्चुअल राइट है, और वो सू करके वो अपने खर्चाई पानदान वो ले सकती थी। अब सेकंड इसका क्या है, conduct acknowledgement or admission. Sometimes may be no contract between two parties, but if one of them by the conduct, acknowledgement or admission recognizes the right of the other to sue him, he may be liable on the basis of the law of estoppel. इसमें नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में क्या था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने एग्री किया कि प्लेंटिफ के हस्बैंड को वो कुछ अमाउंट देंगे, जब तक तो हस्बैंड जिंदा है उनको मिलेगी, जब उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ को दी जाएगी। अब हस्बैंड की डेथ के बाद जो डिफेंडेंट्स होते हैं उन्होंने वो वाइफ के पास आते हैं, उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू पे हमें थोड़ा दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने क्या किया, प्लेंटिफ टू एग्जीक्यूट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इन दिस कंटेंशन। इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने अपनी कंडक्ट से, एक्नॉलेजमेंट से और एडमिशन से मतलब ये कर दिया कि प्लेंटिफ हमारे ऊपर स्यू करके वो पैसे ले सकती है, अगर हम वो पैसे नहीं देते तो प्लेंटिफ बाद में उनको ऊपर स्यू करती है तो उसको वो जो उसके पैसे हैं वो मिलेंगे। अब प्रोविजंस फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस अंडर फैमिली अरेंजमेंट्स। Where under a family arrangement, the contract is intended to secure a benefit to the third party, he may sue in his own right as a beneficiary. Such an action has been allowed in many cases where on the partition of joint family property between the male members, a provision is made for the maintenance of female members of the family. इसमें एक सुंदर राजा अयंगर का केस था। इसमें पार्टीशन हुई मेल मेंबर्स के बीच में। उन्होंने कहा कि जो ये प्लेंटिफ थी लक्ष्मी मियामल, उसको उसकी शादी के ऊपर हम आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे और उसकी शादी हम करेंगे। बाद में इन्होंने मेल मेंबर्स ने मना कर दिया, तो फिर ये प्लेंटिफ ने उनके ऊपर केस किया कि आप मेरी शादी के ऊपर जो आपने आपस में प्रॉमिस किया था वो दीजिए। पर इन्होंने कहा कि प्लेंटिफ वाज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, yet the contract constituted a situation like a trust in her favor and therefore she was entitled to the amount. पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। उसमें हमने पढ़ा था कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 तरीके की कंसिडरेशन होती है। फर्स्ट क्या है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये तो होगी पास्ट। इसमें है सेकंड है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये प्रेजेंट होगी। अगला है प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये होगी फ्यूचर कंसिडरेशन। अब पास्ट कंसिडरेशन क्या है, पास्ट कंसिडरेशन मीन्स दैट अ कंसिडरेशन फॉर एनी प्रॉमिस वॉज गिवन अर्लियर एंड प्रॉमिस इज मेड देयर आफ्टर। जैसे एक जो डॉग है वो खो जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कुत्ता अब ढूंढ लाओ, बी जाके उसका कुत्ता ढूंढ लाता है। उसके बाद एक उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा इसका रिवार्ड, तो जो वो बी है उसको स्यू करके 100 रुपीज ले सकता है। कि बेशक वो पहले नहीं था, पर उसकी जो पास्ट की एक्ट था, जो उसने हेल्प करी उसका डॉग ढूंढने के लिए, वो अपने 100 रुपीज जो है वो ले सकता है। उसके बाद जो पास्ट कंसिडरेशन है एट द प्रोमिसर्स रिक्वेस्ट होनी चाहिए। इसमें क्या है, पास्ट कंसिडरेशन दो गिवन प्रायर टू द प्रॉमिस but at the request of the promisor is deemed to be a good consideration for the promise. It is deemed that when the previous request was made, the promisor had in mind his promise which he expressed afterwards. The previous request and the subsequent promise are not considered to be independent of each other, but
पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इसमें लैम्पले वर्सेस ब्रैथवेट का केस है। इसमें थॉमस ब्रैथवे के ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाता है। तो वो लैम्पले को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तू मेरे को बचा ले तो मैं तेरे को तू मेरे को इस केस में से बचा ले। तो वो जो होते हैं वो बड़ी जो प्लेंटिफ है बड़ी एफर्ट करते हैं उसकी पार्डन को सिक्योर करने के लिए, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपने एक्सपेंसेस लगाते हैं। तो अल्टीमेटली जो डिफेंडेंट है वो बरी हो जाता है। तो उसके बाद ये प्रॉमिस करता है डिफेंडेंट कि मैं आपको 100 पाउंड्स दूंगा। अब ये था कि उसका लीगल राइट है प्लेंटिफ का रिकवर करने का, यस, क्योंकि जो पास्ट में उनके मन में नहीं था कि मैं वॉलंटरली करूंगा। जो उन्होंने पास्ट में जो मेहनत करी है उसको बचाने के लिए, तो ये बाद में अगर प्रॉमिस करता है ये पास्ट कंसिडरेशन माना जाएगा, तो वो रिकवर कर सकते हैं। अब है सेकंड प्रेजेंट कंसिडरेशन। व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बाय द अदर, इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट कंसिडरेशन। जैसे ए मेक्स एन ऑफर ऑफ रिवॉर्ड ऑफ ₹100 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। बी उनका कुत्ता ढूंढ लाते हैं तो वो कुत्ता उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वो उनको ₹100 दे देते हैं। ये प्रेजेंट होगी। अब फ्यूचर क्या होती है? When one person makes a promise in exchange for the promise by the other side, the performance of the obligation by each side to be made subsequent to the making of the contract। जैसे और इस कंसिडरेशन को क्या कहते हैं? एक्सिक्यूटरी या फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे ए एग्रीज टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी एग्री कर जाते हैं, वो कहते हैं कि पर ये जो मैं पेमेंट है वो मैं 2-3 महीने बाद दूंगा, तो दिस इट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन या फ्यूचर कंसिडरेशन। पॉइंट क्या है? समथिंग दैट इज एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसी कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन। पर क्या होना चाहिए? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग समथिंग, or does or abstains from doing something, or promises to do or to abstain from doing something। और जो ये एक्ट या एब्सटिनेंस होता है इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। पर अगर इससे जो इफ नथिंग इज डन इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस, व्हेन देयर इज नो एक्ट एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, देयर इज नो कंसिडरेशन। A consideration received by one of the joint promisors when there are several joint promisors, but consideration has been received by only one of them, it is sufficient consideration as to bind other joint promisors also। एक आंध्रा बैंक वर्सेस अनंतनाथ गोयल का केस था। फादर ने कुछ लोन बैंक से लिया और जो अपनी प्रॉपर्टी थी तो वो बैंक को मॉर्टगेज कर दी। अब लोन किसने लिया? फादर ने लिया, पर जो प्रोमिसरी नोट था वो फादर और सन दोनों द्वारा उसको साइन किया गया। अब जो बेटा है बेशक वो इसका जो डायरेक्ट उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिली है, पर वो भी उतना ही लायबल है लोन पे करने के लिए जितना कि उसका फादर। अब सब्सक्रिप्शन फॉर अ चैरिटेबल प्रॉमिस, सिंस इन एक्सचेंज फॉर एवरी प्रॉमिस consideration is needed, a mere promise to contribute some amount for a charitable purpose may not be enforceable, but if in exchange of such promise something is done, then the same will be enforceable। जैसे एक केस था अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली का। इसमें डिफेंडेंट्स ने प्रॉमिस किया ₹500 एज डोनेशन फॉर द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, पर मॉस्क की ना तो रिकंस्ट्रक्शन हुई ना उसको रिपेयर करवाया गया। तो डिफेंडेंट ने पैसे देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सिंस नथिंग वाज डन ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस देयर वाज नो कंसिडरेशन। अब एक और चीज है, ऑल्दो अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट फॉर अ चैरिटेबल पर्पस इज नॉट एज सच एनफोर्सेबल, बट इफ समथिंग इज डन ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस और सम ऑब्लिगेशन इज इनकर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, देन इट कैन बी एनफोर्स्ड। एक केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस था। उसमें हावड़ा के टाउन हॉल के ऊपर इन्होंने टाउन हॉल बनाने के लिए एक प्रपोजल था।
कि वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाए। इन्होंने कहा कि अब सफिशिएंट फंड्स तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो फंड्स हैं वो हम बाय सब्सक्रिप्शन इकट्ठे करते हैं। डिफेंडेंट जो था उसने कहा कि मैं ओके 100 रुपीज दूंगा। उन्होंने सब्सक्रिप्शन जो लेटर थी या बुक थी उसके ऊपर भी साइन कर दिए एंड ही बिकेम वन ऑफ दी सब्सक्राइबर्स। अब सब्सक्राइबर्स के ऊपर फेथ करके इन्होंने जो प्लेंटिफ था उन्होंने वहां पे टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। बाद में ये डिफेंडेंट ने 100 रुपीज देने के लिए मना कर दिया कि मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरी कोई कंसिडरेशन ही नहीं है आपके साथ, आपने मुझे क्या दिया कि मैं आपको 100 रुपीज दूं। तो डिफेंडेंट ने जब ये रिफ्यूज किया पर ये हेल्ड किया गया कि दैट एंगेजिंग अ कॉन्ट्रैक्टर एंड स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू एनफोर्स द प्रॉमिस एंड देयरफॉर द डिफेंडेंट वाज बाउंड टू पे द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय हिम। एक पॉइंट है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। An agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. But the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. जब आप adequate जैसे एक ए एग्री करता है बी को अपने 1000 रुपीज का उसका हॉर्स होता है, वो कहता है ओके मैं 100 रुपए में देने को तैयार हूँ। कोर्ट को ये लगेगा कि पता नहीं इसकी कंसेंट फ्री ली गई है कि नहीं ली गई है। अगर उसकी कंसेंट फ्री है तो फिर कोर्ट को कुछ नहीं देखना। अगर वो कहता है कि मेरी फ्री कंसेंट से मैं अपना दे रहा हूँ ये हॉर्स, तो दिस एग्रीमेंट इसमें जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो भी मानी जाएगी। उसके बाद है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट बट हाउएवर इट इज नेसेसरी इट शुड बी रियल। इसमें वाइट वर्सेस ब्लोएट का केस था। इसमें क्या करा था, ये एक सन ना हमेशा अपने फादर को कंप्लेंट करता था कि आपने मेरे ब्रदर्स को ज्यादा प्रॉपर्टी दी है और उनको तंग करता रहता था। फादर ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को सारे डेट्स से रिलीज करवा दूंगा अगर तू मेरे को ये शिकायतें करना, ये मेरे को तंग करना बंद कर दे। फादर की डेथ के बाद उसके खिलाफ उसके एग्जीक्यूटर्स ने लड़के के एक्शन लिया वो डेट को रिलीज वो करवाने के लिए, रिकवर करने के लिए। पर लड़के ने कहा कि मेरे को तो फादर ने, मेरे और फादर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने मेरे को मेरे जो डेट्स थे उनको रिलीज कराने का मेरे को प्रॉमिस किया था। और पर ये कहा गया कि द प्रॉमिस बाय द सन नॉट टू बोर हिज फादर विद कंप्लेंट्स इन फ्यूचर डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड कंसिडरेशन फॉर द फादर्स प्रॉमिस टू रिलीज हिम, देयरफॉर द सन कंटिन्यूड to be liable for the debt. A performance of an existing legal duty is no consideration. In order to constitute a proper consideration, there should be a promise to do something more than that what a person is already bound to do. Doing of something which a person is already legally bound to do is no consideration. एक कॉलिन वर्सेस गॉडफ्रे का केस था। ए को सपोनिया मिलता है कोर्ट से कि वो एक केस में आके एविडेंस दे। बी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं मेरे को तू इस केस में से बचा ले और मैं तेरे को कुछ मनी दूंगा अगर आप इस केस में आके अपनी एविडेंस देते हो। तो ए तो अदरवाइज ही बाउंड है क्योंकि उसको समन आए हैं कोर्ट से। तो वो बाद में उसके ऊपर बी अल्टीमेटली उसमें रिहा हो जाता है केस में, वो आके उसमें क्योंकि गवाही दे देते हैं। तो ए जो है उसको रिसीव्ड द सपोनिया वाज ऑलरेडी अंडर अ पब्लिक ड्यूटी टू गिव एविडेंस, देयरफॉर द प्रॉमिस बाय बी टू पे डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। A promise to perform an already existing contractual duty
If A is already bound to perform a particular contractual duty owed to B, B's promise to pay something additional for the same promise is not consideration. इसमें क्या हुआ था, एक स्टिल्क वर्सेस अमेरिका केस था. इसमें दो सेलर्स जो थे ड्यूरिंग द वॉयज वो दे वर डिजर्टेड. तो जो कैप्टन ने ऑफ द शिप उन्होंने उनकी जो वेजेस थी जो दो सेलर्स डिजर्टेड हुए थे उन्होंने बाकी के अपने मेंबर्स को क्रू के मेंबर्स को कहा कि इफ दे वुड वर्क द शिप होम तो मैं उनकी जो सैलरी है वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. इट वॉज हेल्ड दैट द मेंबर्स ऑफ द क्रू बीइंग ऑलरेडी ड्यूटी बाउंड टू वर्क द शिप होम देयर वॉज नो कंसिडरेशन टू पे द एडिशनल अमाउंट. हैंस द प्रॉमिस टू पे दैट अमाउंट कुड नॉट बी वो उसके शिप के कैप्टन के ऊपर केस करके पैसे नहीं ले सकते. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.